जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारत के एक मिसाइल टेस्ट को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। भारत के द्वारा साइलेंटली न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल का टेस्ट किया गया है और ये टेस्ट कल किया गया है भारत के द्वारा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि K4 यानी कलाम 4 मिसाइल को साइलेंटली टेस्ट किया गया है और ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल एनमी को एक बड़ा झटका देने में सक्षम है। हालांकि भारत ने जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है इसको अडॉप्ट करके रखा है, लेकिन अगर कभी भी शत्रु देश के द्वारा जो पहला हमला है वो किया जाता है तो उस स्थिति में भारत के पास ये कैपेबिलिटी है कि भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। ये एक वैल्यूएबल एडिशन है भारत के शस्त्रागार में, क्योंकि इस प्रकार के जो मिसाइल हैं ये शत्रु के मन में जो खौफ है वो बना के रखती हैं। K4 एक न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली 2485 माइल्स यानी तकरीबन 4000 किलोमीटर की है। इसका जो ग्रॉस वेट है ये 19 टन है और ये अपने साथ 2.5 टन का जो वॉरहेड है वो कैरी करने में सक्षम है। यही नहीं, ये मिसाइल जितनी घातक है उतनी ज़्यादा एडवांस है। इसमें एडवांस गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें आपको टेरेन मैचिंग जैसी जो कैपेबिलिटी है वो देखने को मिल सकती है। ये 2 स्टेज सॉलिड मोटर पावर्ड मिसाइल जो है भारत की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा रही है और आने वाले भविष्य में आप इसके और भी जो एडवांस वेरिएंट हैं उनके सिलसिलेवार टेस्ट होते देखेंगे। और जब से ये रिपोर्ट सामने आई है, निस्संदेह भारत में तो खुशी की लहर है, लेकिन भारत के जो शत्रु देश है उनमें एक खौफ व्याप्त हो चुका है। अगर हम K4 मिसाइल की बात करें तो ये बेसिकली जो K15 है जिसको आप B05 मिसाइल भी कहते हैं, उसका एक एडवांसमेंट है जिसकी रेंज 750 किलोमीटर तक की है। और अभी तक जो K4 के टेस्ट हैं ये अलग अलग सबमर्ज प्लेटफॉर्म से किए जा चुके हैं। और यहाँ पर एक चीज़ जो सामने आई है कि भारत अब अपनी जो सबमरीन कैपेबिलिटी है या सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है इसको लगातार रिफाइन करेगा और आपको आने वाले भविष्य में जो सिलसिलेवार टेस्ट हैं K4 और K5 जैसी मिसाइल्स के ये देखने को मिलते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि MRFA प्रोग्राम में कोई बड़ी अपडेट अभी आज दिखाई नहीं पड़ रही है और उसका सीधा मतलब ये है कि इस प्रोग्राम में कुछ बड़ी समस्याएं हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाई हैं। लेकिन इसी बीच मीडिया की रिपोर्ट्स की बात माने तो भारतीय वायुसेना का एक लॉन्ग अवेटेड मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर जो है एक बड़े झटके से इस समय जूझ रहा है और ये झटका है एयरक्राफ्ट की यूनिट कॉस्ट को लेकर के। अब यहाँ पर इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है वो एयरक्राफ्ट को डायरेक्ट इंपोर्ट करने वर्सेस भारत में बनाए जाने को लेकर चल रही है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि भारत में बनाए गए जो ये एयरक्राफ्ट होंगे इसमें जो प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा वो तकरीबन 10 से 20 मिलियन डॉलर्स पर जेट तक हो सकता है। यानी कि भारत में बनाए गए जो एयरक्राफ्ट है ये डायरेक्ट इंपोर्ट किए गए एयरक्राफ्ट की तुलना में ज़्यादा महंगे हो सकते हैं और इस चीज़ को लेकर के अभी जो समस्या है इसका समाधान हमें मिल नहीं पाया है। मीडिया की रिपोर्ट्स की बात माने तो इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों से बात करने पर उन्हें जो चीज़ें पता चली है उस हिसाब से वो ये मानते हैं कि एयरक्राफ्ट को डायरेक्ट इंपोर्ट करना भारत के लिए ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा बनस्पत इसके कि हम जो लिमिटेड नंबर्स में एयरक्राफ्ट है इनका प्रोडक्शन भारत में करें। MRFA टेंडर में इस समय जो 4 एयरक्राफ्ट हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनको मुख्य दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। F-15EX, साब ग्रिपेन, यूरोफाइटर टाइफून, राफेल F4 स्टैंडर्ड और इनके बीच में ही जो कंपटीशन है वो देखने को मिला है। भारत ने पहले ही जो सिंगल इंजन फाइटर्स हैं इनको बाईपास कर दिया है और जो भारी रशियन फाइटर्स हैं इनको लेकर के भी कोई विशेष इंटरेस्ट प्रदर्शित नहीं किया गया है। लेकिन जो कॉस्ट है ये अभी भी एक चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि मेक इन इंडिया जो क्लॉज है उसको ऐड किया गया है या मेड इन इंडिया जो क्लॉज है वो ऐड किया गया है, जिसके अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट है इनको भारत में ही बनाना पड़ेगा और इसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। हालांकि कोई सा भी एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किया जाए, इंडियन एयरफोर्स को एक डेडिकेटेड जो असेंबली लाइन है उस पर ध्यान देना होगा। और जाहिर सी बात है कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं इसके अलावा जो ट्रेनिंग फैसिलिटी हो गई, टेस्टिंग फैसिलिटी हो गई, मेंटेनेंस फैसिलिटी हो गई, ये भारत के ऊपर कॉस्ट बर्डन लेकर आएंगे और इसको लेकर के जो अभी तक आम सहमति है वो बन नहीं पाई है, जिसके चलते ये प्रोग्राम अभी भी फंसा हुआ है। और एनालिस्ट भी ये मानते हैं कि ये सब जाहिर सी बात थी, हमें पहले से पता था कि इस सब चीज़ों के होने के बाद जो कॉस्ट है एयरक्राफ्ट की वो जाहिर सी बात है पुश होगी और जो पर यूनिट कॉस्ट आपको सीधा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट करने पर पड़ती थी उससे कहीं ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर भारत का यहाँ पर उद्देश्य ये है कि अगर ये एयरक्राफ्ट भारत में बनाए गए तो आने वाले भविष्य में जो एडिशनल ऑर्डर्स होंगे वो भारत की सहायता से पूरे भी किए जा सकेंगे और भारत लोकल सप्लाई चेन भी बना के रखेगा। अब यहाँ पर उद्देश्य ये है कि भारतीय नौसेना और वायुसेना दोनों में राफेल्स को ऑपरेट किया जाना है। अब भारत का प्रयास ये है कि एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाएं, इनके पार्ट्स भी भारत बनाए जाएं ताकि कभी भी किसी प्रकार की जो दिक्कत है वो ना हो। लेकिन यहाँ पर जो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें भी काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर वो अपने किसी भी लाइन प्रोडक्शन लाइन को यहाँ पर स्टैब्लिश करने के बारे में सोचते हैं। उन्हें जो लोकल पर्सन है उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार करना पड़ेगा।
कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो जो कॉस्ट है वही मेन मुद्दा है एमआरएफए के अभी तक फाइनलाइज ना हो पाने का। तो एमआरएफए की बात हो और उसमें साब का नाम ना लिया जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। स्वीडिश डिफेंस जायंट साब के द्वारा भारतीय वायुसेना के समक्ष एक बहुत ही कंपेलिंग जो प्रपोजल है वो सामने रखा गया है, जहां पर वो एमआरएफए प्रोग्राम के अंतर्गत ना सिर्फ अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑफर कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक डिफरेंट जो प्रोडक्शन स्ट्रेटजी है उसको भी सामने रखा है। उन्होंने कहा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत ग्रिपेन का निर्माण भारत में किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रिपेन की ना सिर्फ प्रोडक्शन लाइन को भारत में स्टैब्लिश करने के लिए तैयार है, बल्कि वो अपनी जो एक्सपर्टीज है ये प्रोडक्शन लाइन जो भारत के एमका की होने वाली है उस पे भी देने के लिए तैयार है। यानी अपनी एक्सपर्टीज को वो एमका प्रोग्राम के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि अगर ये कोलैबोरेशन होता है तो भारत को इसके बहुत सारे जो बेनिफिट हैं वो मिलेंगे, और साब और एचएएल मिल करके एक मॉडर्नाइज मैन्युफैक्चरिंग जो इकोसिस्टम है भारत में वो स्टैब्लिश कर पाएंगे, जिसका सीधा बेनिफिट भारत को भी मिलेगा। साब के ऑफिशियल ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि जो अवेलेबिलिटी है स्किल फोर्स की भारत में वो काफ़ी अच्छी है। बस ज़रूरत ये है कि उनको सही इंजीनियरिंग टेक्निक्स का ज्ञान दिलाया जाए ताकि जो कार्य है वो और तेज़ी के साथ हो सके। और जैसा कि साब के संबंध भारत के साथ काफ़ी अच्छे हैं, अगर एयरक्राफ्ट उनका सेलेक्ट किया जाता है तो भारत में जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो तो फास्ट होगी, भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट भी पूरी की जाएगी और एमआरएफए के अंतर्गत जो एक हर्डल है उसको भी पार कर लिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एमका में हर प्रकार का सहयोग जो साब कर पाएगी वो उसके लिए तैयार है। आपको क्या लगता है, भारत को साब को मौका देना चाहिए या नहीं? हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत के फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम यानी एफआरसीबी प्रोग्राम को लेकर आ रही है। भारत ने एफआरसीबी प्रोग्राम के रूप में एक एम्बिशियस जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत करी है, जहां पर वो इंडियन आर्मी के जो टैंक रेजिमेंट है उसको मॉडर्नाइज करने के प्रयास में है। यहाँ पर उद्देश्य होगा एफआरसीबी का भारतीय थल सेना के जो T-72 मेन बैटल टैंक्स है इनको रिप्लेस करना। ये प्रोग्राम ना सिर्फ फोकस्ड है एक एडवांस और कैपेबल टैंक के निर्माण में, बल्कि आने वाले भविष्य में ये ऑटोनोमस और अनमैन कॉम्बैट व्हीकल की जो आधारशिला है उसको भी रखेंगे। अब अगर हम रिपोर्ट की बात माने तो जो अनमैन्ड जो मेन बैटल टैंक्स हैं ये भविष्य के हथियार माने जाते हैं जो कि ऑटोनोमसली ऑपरेट करेंगे, और ये डायरेक्ट सैटेलाइट लिंक से कनेक्टेड होंगे और रियल टाइम जो बैटलफील्ड डेटा है उसको एक्सचेंज कर सकेंगे। इनमें रोबस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क देखने को मिलेगा, एडवांस फायर पावर कैपेबिलिटीज देखने को मिलेंगी जो कि कॉम्बैट ऑपरेशन को ट्रांसफॉर्म कर देंगी, और आने वाले भविष्य में एफआरसीबी से डिराइव होकर के इस प्रकार जो टैंक्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और ये जो सबक मिला है एफआरसीबी को अनमैन टैंक में कन्वर्ट करने का, ये ऐसे ही नहीं है, बल्कि ये जो रशिया यूक्रेन युद्ध में अभी तक रिजल्ट देखे गए हैं उन रिजल्ट पर आधारित है, जहां पर जो कन्वेंशनल टैंक है जिस प्रकार के उनके जो कमजोर कड़ी है वो सामने आई है उसको वहां पर क्योर किए जाने का प्रयास किया जाएगा, और ऑटोनोमस टैंक इसीलिए भविष्य के हथियार माने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।